सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन दोस्तों, मैं एक नई ट्रेनिंग लेकर आ गया हूँ और जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इस ट्रेनिंग को माना जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इन चीज़ों को लेके। तो आई थॉट कि मुझे इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग बनानी चाहिए। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स, जबकि ये जो मिडिल लेवल है और जो थोड़े से एक्सपीरियंस है उनको भी इस ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें मैंने कुछ अपनी नॉलेज को शेयर किया है कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली द राइट टूल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी ट्रेनिंग का टॉपिक है 8 डिसिप्लिन, और दैट इज 8D। इंडस्ट्री में इसको ग्लोबल 8D भी कहते हैं, और ग्लोबली इसको टॉप्स के नाम से भी जानते हैं। टॉप्स इज नथिंग दैट इज टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आती है, तो आइडली हम करते क्या है कि प्रॉब्लम आई, हमने कुछ सोचा और अगर उसको क्विक फिक्स कर दिया या उसके लिए कुछ डिजायर्ड सॉल्यूशन है तो हमने वो दे दिए। बट जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या स्टेप्स लेते हैं और हम क्या सोचते हैं और हम किस तरीके के सॉल्यूशन लेते हैं कि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। और उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए हम 8D को पढ़ेंगे। सो वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है 7QC टूल्स की, तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल 7 टूल्स, बेसिक 7QC टूल्स, जिसमें आपको ये पढ़ने से पता चलेगा कि इंडस्ट्री की 95% ऑफ द प्रॉब्लम उन बेसिक टूल्स से खत्म हो सकती है। बट कभी कभी और भी टूल्स चाहिए होते हैं। वो किस केस में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर कौन सा टूल कब लगाना है। मैंने ये बहुत सुना है और सम देखा है कि लोगों को बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टूल कब लगाना है। बट बीइंग ऑनेस्ट, और जो मेरी अभी तक की प्रैक्टिस है, मैं आपको बताऊं कि ऑल्दो एक स्ट्रक्चर है कि मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें से जो फर्स्ट होता है दैट इज अ ट्रबल शूटिंग, एंड द अनदर वन इज योर deviation from standard, and afterward if you have a target setting, and somehow the open ended problems। तो ये जो 4 तरीके की प्रॉब्लम होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको अपने टूल्स को पिक करना होता है। तो टूल्स बहुत सारे हैं, आई कैन से इंडस्ट्री में टूल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स को मेंशन किया है कि वेदर इट इज अ रेड बिन एनालिसिस, वाइव एनालिसिस, 3G 8 3, एंड 7QC, 8D अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग, 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी सर्कल एंड 6 सिग्मा। बट नाउ मैं सारे इन चीज़ों पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और 7QC पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा 7QC का नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई 7QC टूल्स वीडियोस ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज का जो मेजरली मैं चाहता हूँ कि जिस पे बात हो, जिस पे आप और मैं एक दूसरे से बात करें, वो है 8D का अप्रोच। क्योंकि कभी कोई आज की डेट में, यकीन मानिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर डायरेक्टली कह देता है कि मुझे इसका 8D दो, मुझे इसका कापा दो, मुझे ये 8D फॉर्मेट में चाहिए। तो पीपल आर लाइक कंफ्यूज, या फिर जब उनको समझ में नहीं आता कि यार ये कौन सा फॉर्मेट है, या इसको कैसे भरना है, या इसको क्या इसको समझ के आपको कैसे सबमिट करना है। क्योंकि आपको सबमिट करना होता है, इसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे कस्टमर्स का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है अपना। जैसे कोई भी बड़े बड़े कस्टमर है, मारुति है, टाटा है, दे ऑल आर फॉलो 8D, बट उनके अपने अपने स्पेसिफिक इनके स्ट्रक्चर्स है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है 8D का, आज हम वो बात करने वाले हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये 8D है क्या। सो 8D एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जिसमें 8 स्टेप होते हैं, और उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई को समझते हैं और रूट को उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
और हम ऐसे एक्शन लेते हैं जिसके बाद वो प्रॉब्लम दोबारा अकर ना हो। So this is a structured approach of eight steps to define a problem and identify its root causes and making a long-term corrective action, preventing the problem from recurring. One of the steps is to make sure that the customer protected by containing all the suspected material within your reach. Align your corrective action with the POCA solution as far as possible. What does it mean? जैसे मैंने आपको बताया कि this is a structured approach. तो structured approach होना बहुत जरूरी है। मेरी आगे वाली स्लाइड में आएगा कि वाई द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड एंड ओवर। और एडी का मतलब यही है कि आप एक तो वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए, सेकेंडली आप ऐसे कौन से इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं जिससे आपके कस्टमर की लाइन हैम्पर ना हो, और आप उसको आगे ऐसे कैसे फिक्स कर रहे हैं कि वो आगे से कभी आपके सिस्टम में ही ना दिखे। वो हम आज यहाँ पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वाई एडी इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज दिस एडी। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक हिस्ट्री के साथ कि एक्चुअली ये एडी कहाँ से आ गया, ये पहले कौन यूज करता था, क्या है ये चीजें। तो एडी इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी डिस्पाइट वेयर व्हाट इज जनरली थॉट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द फोर्ड। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि इनके इन्वेंटर जो है वो फोर्ड नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उन्होंने 1974 में बनाया था। जो कि एक स्टैंडर्ड था, दैट इज और MIL स्टैंडर्ड 1520। उस स्टैंडर्ड का नाम था करेक्टिव एक्शन एंड डिस्पोजिशन सिस्टम फॉर नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल। तो उसको स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड के बनाने के बाद बहुत साल तक मिलिट्री ने इसको अपने जो आपके एनिमेशंस होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो उनका स्टोरेज होता है और उनकी जो क्वालिटी होती है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता था। और लेटर ऑन जब 1986 और 87 में जब फोर्ड आया तो उसने इसको ग्लोबली बहुत ज़्यादा पिक्चर में ला दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो Ford and many other companies also take this, and not only the automotive companies, nowadays अगर आप देखो तो चाहे वो फूड चेन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, जैसे हेवेल्स है और आपके LG है, इनमें भी बहुत मैंने उनके फॉर्मेट्स देखे हैं। तो वो भी 8D फॉलो करते हैं एंड देर हैविंग अ वेरी गुड स्पेसिफिक 8D फॉर्मेट्स। तो आज की डेट में चाहे कोई हाईटेक इंडस्ट्री हो वो 8D को फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज दिस, देखिए ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ओरिजिनेट हुआ। ओरिजिन वहां से हुआ, कोई आपसे अगर पूछता है कि इनके से आपको इंटरव्यू पूछता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो इट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में हुआ और हमारे यहाँ मिलिट्री MIL STD में हुआ। आफ्टरवर्ड उनका फोकस क्या था कि वो नॉन कंफर्मिंग मटेरियल को देखते थे और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ आता है तो उसके पे करेक्टिव एक्शन लेते थे और उसका डिस्पोजिशन करते थे। ये उस स्टैंडर्ड का समहाउ जो एक फोटो है यूएस डिपार्टमेंट का। लेकिन ये 1995 में इसका करंट स्टेटस है कैंसल, कि इसको बंद कर दीजिएगा। अब उसके बाद आज की डेट में जो सिर्फ फॉलो होता है दैट इज आ 8D। तो फोर्ड जब पावर ट्रांसमिशन अपने सिस्टम में आई तो पावर ट्रांसमिशन के एस्पेक्ट में उसने टीम्स का इनॉग्रेट किया। टीम्स इज नथिंग, टॉप्स इज नथिंग, दैट इज टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए इसको 8D कहते हैं, ग्लोबल 8D कहते हैं एंड टॉप्स कहते हैं। अगर कभी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज टॉप्स, तो टॉप्स इज नथिंग, इट्स अ टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसमें टीम के थ्रू ही बहुत सारे काम होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वाई एंड पर्पस ऑफ 8D इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि क्यों है। देखिए एक छोटी सी कहानी है कि कहानी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि अ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। अगर कुछ ब्लाइंड मैन है और उनके सामने मैं एलिफेंट रख दूं और मैं उनको पूछूं कि ये क्या है, तो उसकी सूंड, जैसे यहाँ पे किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा हुआ है और ट्रंक को पकड़ने के बाद कहा है कि ये तो सांप है। कोई उसके शरीर को पकड़ रहा है और कह रहा है कि ये तो वॉल है। कोई इसकी पूंछ को पकड़ रहा है और कह रहा है कि इट इज अ ब्रांच ब्रांच ऑफ एनीथिंग। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि प्रॉब्लम को लोग अपने तरीके से जज करते हैं।
तो अपने तरीके से जज करते हैं, तो अपने तरीके से सॉल्यूशन देते हैं। बट क्या वो राइट सॉल्यूशन है, क्या वो राइट तरीका है जज करने का, क्या वो अजम्पशंस लेना राइट है? सो so a systematic approach is required to find out the actual root cause. This is the basic purpose of the 8D approach. And 8D approach will fulfill the requirement to find out the root cause and corrective action and solve the problem clear. Again, I'm telling कि 8D सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होने से क्या होगा कि आपको पता है कि देयर आर सम स्टेप्स, उनको आपको फॉलो करना है, आफ्टरवर्ड यू विल हैव सम कंक्लूजन्स, जिससे आपका कस्टमर भी सेफ है और आपकी इंडस्ट्री भी सेफ है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिस्पेक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो आपको ज्यादातर सब पता होती है, बट मेरा मानना है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द सिम्टम्स। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, बस ऊपर ऊपर की चीजें पता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप द बेस्ट एग्जाम्पल इज कि आपका पेट दर्द हो रहा है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एनीथिंग, एनी डिजीज, और नॉर्मल कोई वायरस है या कुछ भी है, तो वो सिम्टम्स क्या है कि आपने उसको पहले इनिशियल आपने उसको क्या बताया, सर मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो वो उसको डायग्नोस करेगा, उसको समझेगा, फिर उसके हिसाब से आपको दवा देगा, और फिर उसके हिसाब से आपको चेक करेगा। तो सिम्टम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि जब आग लगती है तो हमेशा आग लगने से पहले धुआं आता है, तो धुआं इज नथिंग, दिस इज द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है, देखो कि आपको पहले ही एक अलार्म मिल जाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो सिम्टम इज नथिंग अ क्वांटिफाइबल इवेंट और इफेक्ट experienced by a customer, internal or external, that may indicate the existence of one or more problem. उसके बाद सिम्टम्स अलग होता है। सिम्टम देखो हिंदी में इसको कहते हैं लक्षण। तो आपको पहले ही लक्षण दिख जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करते हो और आगे उसको डायग्नोस करते हो और उस पर एक्शन लेते हो। सिम्टम्स के बाद जब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स है, तो उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को लोग पहले ही डिफाइन कर देंगे, पहले सिम्टम्स आएगा देन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने बताया कि वॉट एवर प्रॉब्लम इज अ डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। कुछ होना था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बट वो नहीं हुआ, दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअली अ डिफेक्ट। अ डेविएट फ्रॉम एन एक्सपेक्टेशन और अ स्टैंडर्ड, अ परसीव गैप बिटवीन द एग्जिस्टेंट स्टेट और एन डिजायर्ड स्टेट। क्या होना था क्या नहीं है। इन कंटेक्स्ट ऑफ 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट नोन। तो वो हमें नहीं पता होते, तो पॉसिबल कॉजेज निकालते हैं हम। जैसे प्रॉब्लम हमें पता चलती है, हम पॉसिबल कॉजेज निकालते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं विद नंबर ऑफ टूल्स, जैसे कि फिशबोन डायग्राम एंड नंबर ऑफ टूल्स। फिर उस पॉसिबल कॉज में से जो सबसे मोस्ट लाइकली कॉज है, जिनको हम वैलिडेट करते हैं, उनमें से देखते हैं कि क्या ये जो कॉज है ये एक्चुअली ये कोरिलेशन के अकॉर्डिंगली होता है कि नंबर ऑफ कॉज निकल जाते हैं, फिर हम उसको रिलेट करते हैं। तो उसमें से जो मोस्ट लाइकली कॉज होते हैं कि ये हो सकते हैं इज और इज नॉट के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम रूट कॉज निकालते हैं, फिर हम उसके ऊपर सॉल्यूशंस लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अगर मैं स्टार्ट करूं कि व्हाट इज 8D, और तो 8D में 8 स्टेप्स होते हैं, बट 8D में 8 स्टेप के साथ एक D0 भी आता है। सो टोटल आर द 9 स्टेप्स, बट इन स्ट्रक्चर वी हैव डिफाइन ओनली द 8D। बट अगर आप ध्यान से अपने किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट को देखोगे तो उसके अंदर एक सेक्शन जो सबसे ऊपर का सेक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आने का मतलब क्या कि द इशू और प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड बाय द ऑपरेटर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और बाय द कस्टमर एट द एंड। What the issue? If issue raised by our operator, it is known as in-house complaint, and if issue raised by the customer, it is called customer complaint. देखो ये भी तो एक सिम्टम है कि सबसे पहले आपको बोला सर एक प्रॉब्लम आ गया, अरे वो प्रॉब्लम आई का है, वो प्रॉब्लम कस्टमर एंड पे आई है, वो कॉस्ट, वो प्रॉब्लम जो है इंटरनल है, वो प्रॉब्लम क्या है। सो विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट प्रोसीड द 8D अप्रोच, क्योंकि हर जगह 8D नहीं लग सकता। हो सकता है कि जगह कुछ जगह क्विक फिक्स हो जाए। तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ सिम्टम्स वी बेटर टू नो whether it is required a detailed approach, it is required a structured approach, it is required a ऐसा एक्शन जो आपको बहुत मतलब इन चीजों को सिस्टमैटिक वे में लेके जाना है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और इनिशियल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। सो व्हाट इट इज दिस कि प्रिपेयर एंड प्लान फॉर एटी, कि पहले पता तो चले कि है क्या प्रॉब्लम, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अगर मैं आपको बताऊं कि D0 में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है या सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, दैट इज नथिंग, दैट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मान लो कि आपका कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ गया जिसके रेस्पेक्ट में आपको बंदा भेजना है कस्टमर एंड पे, कि यार सबसे पहले कस्टमर की लाइन इम्पैक्ट ना हो, तो आप सबसे पहले बंदा भेजो, उसको सेग्रीगेशन करा दो, उसको रिवर्क करा सकते हैं रिवर्क करा दो, नहीं करा सकते आपको मटेरियल भेजना है, अब मटेरियल भेजो, आपको बाय एयर भेजना है, आप बाय एयर भेजो। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन में है। तो अपॉइंटिंग अ पर्सन फॉर चेकिंग स्टॉक एट कस्टमर एंड इंश्योर इमरजेंसी सप्लाईज विद सर्टिफाइड ओके मटेरियल, दीज आर ऑल। देखो, प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व होगी, पहले बाद में डिफाइन होगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बट सिम्टम्स क्या उड़ेंगे। जब आपका पेट दर्द होता है तो डॉक्टर भी आपको पहले कुछ पहले सबसे पहले आपको कुछ इलाज करता है समझने से पहले कि पेट दर्द हो रहा है, अच्छा ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि या किसी और का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो किसी का पथरी है, तो बाद में देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले उसको वॉपरेन का इंजेक्शन देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कस्टमर की लाइन न रुके, उसको पहला पानी का गिलास देना, उसको पहला उसको उसके जो फायर फाइटिंग हो रही है उसकी लाइन पे, उसको कनेक्ट करना, उसको रिजोल्व करना इज नथिंग, इट इज ERA, दैट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन। सो दिस इज D0। इन D0 हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम ERA के ऊपर काम करते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें हमें 8D करना है या नहीं करना। सो ये एक चेक शीट है कि जो ट्रैकर होता है कि इशू ID, कस्टमर नेम, जो और पार्ट नेम, पार्ट नंबर। तो हमें सिम्टम्स से पहले बहुत सा हम डिटेल इकट्ठा कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, वी हैव डीज इन D0 वी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। उसके बाद आता है दोस्तों D1। D1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे क्रिएट क्रिएट अ टीम, या मैं कहता हूँ कि बेटर टू से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम। क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कोर टीम मेंबर है या जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेंबर रिक्वायरमेंट है वो कौन है। तो एक तो CFT अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस फंक्शनल टीम, क्योंकि किस डिपार्टमेंट से इसका लिंक है या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पता कौन कौन सी राय दे दे, कौन सा सोल्यूशन दे दे, अपने एक्सपीरियंस से दे दे। सेकेंडली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी बहुत मैंने कहा केमिकल की कोई कंप्लेन आ जाती है, या फिर कोई कंप्लायंस के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन आ जाती है, या कोई ऐसा है जिसमें एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। और आई वुड से कि वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हो सकता है कि उस कंप्लेन को पहले देखा हो या ना देखो। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम, आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम और एक्सपीरियंस बंदे और एसोसिएटेड मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऑपरेटर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, और आप ऑपरेटर से, क्योंकि ऑपरेटर ही सारा दिन उस चीज को बनाता है, उस चीज को फेस करता है, तो वो उस प्रोसेस को विटनेस कर चुका है, जो कि जिस प्रोसेस में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई लूप होल लग गया हो और डिफेक्ट जनरेट होगा। तो टू क्रिएट अ टीम में आपको इन चारों चीजों का ध्यान देना है। कौन सी? CFT, आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपका एक्सपीरियंस, एंड आपका हो सकता है कि लो लेवल में, या जो आपको प्रोसेस को ज्यादा जानता हो उनको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं इसमें? स्टेब्लिश अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टीम with the process and or product knowledge to find out the root cause and the implement corrective and preventive action, the same which I told you। this team should have a designated champion to support the team। कभी कभी उसमें टीम में एक चैंपियन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि उस प्रॉब्लम में आगे चल के कुछ एक्शन लेने हैं, जिसमें कुछ पोका वोका लगाने हैं, पोका वोका के रिस्पेक्ट में कुछ सेंसर्स लगाने हैं, या कोई ऑटोमेशन करना है, तो यू नीड मनी। तो वो मनी जो लगेगा, तो उसके लिए यू हैव वन चैंपियन और वन फैसिलिटेटर और टीम लीडर, जो मैनेजमेंट से बात करेगा और उनको कन्विंस करेगा कि एक्चुअली दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्रिएट अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सोच समझ के ही टीम बनानी है, और किसका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट शुड बी आइडेंटिफाई इन दिस D1।
In D2, it is very important कि it is a कि define a problem or you can say describe the problem. But describe the problem, अगर कोई कह दे कि यार प्रॉब्लम आई है और ये वो प्रॉब्लम है, तो आप नहीं समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम आई है, ये वो प्रॉब्लम। व्हाट इज द स्टेटमेंट? दिस इज अ वेरी नॉर्मल एंड नॉर्मल टाइप स्टेटमेंट है कि ये ऐसा हो गया। बट आज की डेट में इंडस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, तो ओनली वन टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल, दैट इज नथिंग 5W2H। क्या टूल है ये? ऑल्दो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ, बट मैं फिर बता देता हूँ कि 5W में जो पहला W है, दैट इज व्हाट। व्हाट में हम क्या देख रहे हैं? स्पेसिफिकली डिफाइन करो टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द डिस्क्रिप्शन, कि क्या है प्रॉब्लम। अभी मैं एक इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आगे। देन व्हाट क्या है प्रॉब्लम। व्हेन व्हेन वाज द प्रॉब्लम फर्स्ट नोटिस्ड, कब हुई? वो कल हुई, परसों हुई, वो 6 महीने पहले हुई, वो 15 जुलाई 2021 को हुई, या कब हुई, या कब स्टार्ट हुई। वेयर एक्चुअली, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, स्पेसिफिकली क्या है वो प्रॉब्लम, वो कब आई और कहाँ पे आई। सर वो सर इस प्लांट में, इस विंग में, इस डिपार्टमेंट में, इस लाइन पे, इस मशीन पे आई। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 डिपार्टमेंट है, उसमें से किस डिपार्टमेंट में आई? आपके पास इतने प्लांट है, उसमें से किस प्लांट में आई? आपके इतनी सारी लाइंस है, उसमें से किस लाइन में आई? आपके पास उसमें लाइन में इतनी सारी मशीन है, उस मशीन के ऊपर आई। सो ऑन विच स्टेशन, लाइन, मशीन, विच एरिया प्रॉब्लम अकर्ड, और वेयर वाज द प्रॉब्लम ऑब्जर्व। हु, किसने उसको पहले देखा, हु अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, और किसने उसको देखा, और कौन उससे अफेक्ट हो रहा है। सर उससे इंटरनल कस्टमर अफेक्ट हो रहा है या उससे एक्सटर्नल कस्टमर। वाई, रीजन फॉर द प्रॉब्लम, इज इट अ प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। हाउ, इज प्रॉब्लम कंटिन्यूस और रैंडमली, मतलब हाउ का मतलब कि हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ हाउ लाइकली टू बी हुड, कि ये कितनी जल्दी हुआ है सर, ये हर 1 घंटे में आ रहा है सर, ये सर रुक ही नहीं रहा सर। तो हाउ फ्रीक्वेंटली इट अकर, एंड हाउ मेनी एंड हाउ मच, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2H की में से एक H बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर्स में ये आ रही है, या कितना पैसा इसमें, कितने रुपए का नुकसान इसमें हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5W मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई, एंड 2H मतलब हाउ एंड हाउ मेनी। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम जब डिफाइन करते हैं, तो इस बेसिस पे हम इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, और ओके कंडीशन और एनजी कंडीशन की इमेज लगाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आई है। जब हमने एक टीम बना ली, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया 5W2H के रेस्पेक्ट में, तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद हमें जो D3 में वो कहता है कि इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन, इसको आईसीए बहुत फेमस है ये, दैट इज नथिंग, दैट इज इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। कुछ लोग इसको इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन भी कहते हैं। कंटेनमेंट एक्शन मतलब कि वो एक्शन आपको लेना है कि आपके जो कस्टमर है उसकी लाइन हैम्पर ना हो। अगर वो जो मटेरियल है वो जिस भी स्टेज पे है, फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएटेड मटेरियल है, मैं कहता हूँ कि किसी पेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो अगर पेंट में प्रॉब्लम आ गई आपके कस्टमर एंड पे भी, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि उस पेंट से, या वो जो मटेरियल है, वो जो लॉट है, वो लॉट कहाँ कहाँ पर है। वो लॉट अगर आपके कस्टमर एंड पे है, तो पहले आप वहां पे उनको आइडेंटिफाई करो और उसको सेग्रीगेट करो। कंटेनमेंट करना मतलब इज द सेग्रीगेशन, कि मैं सबसे पहले तो देखो जहर को फैलने नहीं देना। तो आपको अलग करना है, और हो सकता है कि उसमें आप चेक करो तो आपको कुछ ओके मिल जाए, सारा खराब ना हो। कुछ हो सकता है कि आप रिवर्क कर सके, तो वो आपको करना है, और हो सकता है रिजेक्ट। तो ये जो डिस्पोजिशन है कहाँ पे, जो सेग्रीगेशन करने का जो डिस्पोजिशन है, ओके पार्ट, और रिवर्केबल पार्ट या रिपेबल पार्ट, और रिजेक्टेड पार्ट। बट किस स्टेज पे? हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेज पे मतलब कस्टमर के स्टेज पे। हो सकता है कि इन ट्रांजिट कोई ऐसा ट्रक हो जो कस्टमर तक पहुंचा नहीं है, तो उसको भी डॉक पे चेक करवाना है। हो सकता है कि यहाँ पे एफजी में हो आपके, उसको चेक कराना है। हो सकता है कि आपके लाइन पे वो बन रहा है, उसको चेक कराना है। हो सकता है कि आपके किसी चाइल्ड पार्ट में, तो आपको स्टोर में चेक कराना है। तो ये सारी जो जितने भी स्टेजेस हैं, वेदर इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इन शिपिंग, एट सप्लायर एंड, तो जितने भी आपके पोटेंशियल स्टेजेस हो सकते हैं, कि लगभग हर स्टेजेस को आपको चेक करना है, और उसको कंटेन करना है
कि नहीं, अब मैंने जो चेक कर लिया इनमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इन कंटेनमेंट एक्शन वी डू इंस्पेक्ट एंड सस्पेक्टिव पार्ट्स एट ईच स्टेज एंड डिवाइड द सस्पेक्टिव पार्ट्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इट इज नथिंग, इट इज ओके पार्ट्स, रिवर्केबल पार्ट्स, रिपेबल पार्ट्स एंड रिजेक्टेड पार्ट्स, ताकि जहर आगे फैले ना। सो दिस इज D3 ना। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वी हैव D0 जिसमें हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स करते हैं, देन वी हैव D1 जिसमें हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम करते हैं, देन वी हैव D2 जिसमें हम 5W2H के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, और हम सबसे पहले D3 करते हैं कि उसके बाद कंटेन कर दिया कि प्रॉब्लम जो है फैले ना, वो जो रूट को, वो जो प्रॉब्लम है वो आगे ना जाए, ताकि जो पता चले मैं आगे तो देख रहा हूँ और पीछे नहीं देख रहा। तो आगे मत भागो, पीछे भी देखो और उसको बैलेंस करो इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन के लिए। देन जब मैंने ये सब चीजें कर ली, अब मुझे समझना है कि D4 में कि रूट कॉज क्या है एक्चुअली में। रूट कॉज को समझने के लिए आपको कुछ जो बेसिक मेथड्स हैं, जो बेसिक टूल्स हैं, उनको यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया CFT आ गई। CFT करने के बाद जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि क्यों ये प्रॉब्लम आई। ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो अपने अपने व्यूज रख सकते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। गेम्बा करना है। गेम्बा क्या होता है, जब आप सीनियर मैनेजमेंट के साथ उस लाइन पे जाते हैं तो लाइन से बेहतर, जहाँ ये प्रोसेस है उससे बेहतर जब आप उसको विटनेस करेंगे तो कोई नहीं बता सकता। आपने उसको विटनेस किया, फिर उसके बाद आपने फिशबोन बनाया कि क्या इफेक्ट है और क्या उसके मैन मशीन मटेरियल मेथड के रिस्पेक्ट में जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या कॉजेज आए हैं। आफ्टरवर्ड आप उसकी वाई वाई एनालिसिस करते हैं। वाई वाई एनालिसिस करने का मतलब होता है कि यू हैव टू ड्रिल डाउन और डिग डाउन, कि जब तक आपको नहीं मिल जाता कि फॉर एग्जांपल एक ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि वो ऑयल गिरा हुआ है। ऑयल क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि वो लीक हो रहा है। लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि सील क्रैक है। सील क्रैक क्योंकि है, क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सील नहीं बदली थी। क्यों नहीं बदली थी? क्योंकि वो प्लान में नहीं था। तो जब तक आपको कोई एक रूट कॉज नहीं मिल जाता है तो आप उसको डिग डाउन करते रहते हैं और आप उसको वाइवा एनालिसिस के टूल के हेल्प से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको साइपॉक या प्रोसेस फ्लो डायग्राम में देखते हैं कि क्या इसमें हमारे कंट्रोल्स थे और क्या आज के डेट में कंट्रोल्स है या नहीं है, इज ऑन इज नॉट, उसकी हेल्प से आप वाइव एनालिसिस करते हैं बट और रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। बट ये जो रूट कॉज एनालिसिस है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ रूट कॉज एनालिसिस सिर्फ अकरेंस पे ही नहीं करेंगे कि ये क्यों हुआ। आप ये भी करेंगे कि ये जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है ये भी बताता है कि ये अकरेंस पे तो ठीक है, सब देखते हैं कि यार ये क्यों हुआ वाइव एनालिसिस से, कि क्या क्या व्हाट इज एक्चुअली रूट कॉज ऑफ दिस। बट ये डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आपके अगर आप एक स्टेब्लिश्ड कंपनी है तो आपके कुछ जो कंट्रोल्स हैं, क्या वो कंट्रोल्स छूट गए कहीं? क्या वो कंट्रोल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा, अडेयर नहीं कर रहा? तो इन सब चीजों के लिए जब भी आपको रूट कॉज निकालना है तो उसको दो स्टेजेस पे निकालना है। एक स्टेज है आपका रूट कॉज ऑफ अकरेंस पे, एक स्टेज है आपका रूट कॉज ऑफ नॉन डिटेक्शन पे। जब आप रूट कॉज निकाल लेंगे उसके बाद आपका आएगा D5। D5 में आप डेवलप करेंगे करेक्टिव एक्शंस के लिए, कि सबसे पहले मुझे जो अपने कस्टमर को कि ये प्रॉब्लम आए ना, वो फंक्शन जो ये प्रॉब्लम आई है, जो मैंने रूट कॉज निकाला है, जो मेरा वॉट एवर जो W5 है या मेरा जो रूट कॉज है वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेवलप करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या क्या मेरे करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप सबने रूट कॉज निकालने के बाद कुछ एक्शंस लिए और वो सारे एक्शंस या फिर वो जो एक्शंस है उनमें से कौन सा एक्शन सुटेबल है कि उससे रूट कॉज एलिमिनेट हो जाए। उसके लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा अपने परमानेंट करेक्टिव एक्शंस के लिए। तो लिस्ट द करेक्टिव एक्शंस टू रिमूव द रूट कॉज एंड प्रोबेबल कॉज एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट परमानेंट करेक्टिव एक्शन विदाउट कॉजिंग अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड टेक अ सेपरेट करेक्टिव एक्शन फॉर अकरेंस टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन डिफेक्ट और नॉन डिटेक्शन प्रिवेंट टू आउटफ्लो द डिफेक्ट। जो कि मैंने आपको बताया कि आपको एक्शन लेना है एक तो अकरेंस लेवल पे, एक नॉन कि वो स्केप कैसे हो गया नॉन डिटेक्शन लेवल पे, एंड गिव द प्रायोरिटी। ऐसा उनको एक्शन दीजिए कि पोकर वोकर लगाइए कि आगे वो प्रॉब्लम आए ना। तो वंस यू डेवलप द एक्शन उसके बाद आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। सो D5 इज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द एक्शन एंड D6 इम्प्लीमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। दैट इज कि जब आपने डेवलप कर लिया तो आपको डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना है। तो प्लान एंड इम्प्लीमेंट selected permanent corrective action with the target date. Remove the ICI
ICA once the actions are implemented, and the corrective action should be effective for the company as well as the external customer also, and validate the actions कि आपने जितने भी डेवलप किए और आइडेंटिफाई किए जो करेक्टिव एक्शंस है, आप उसको जो है आप इम्प्लीमेंट कर दो, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आप उसकी मॉनिटरिंग करो। और क्योंकि आपको आपने जो इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन लिए थे कि कुछ होते हैं क्विक फिक्स, कि मैं सबसे पहले कस्टमर की लाइन को सफर ना हो उसके लिए मैंने कुछ एक्शंस ले लिए, बट वो एक्शंस जो थे वो टेम्परेरी एक्शंस थे। तो इस वाले D6 में जब आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जो कि सिस्टमेटिक लेवल के एक्शंस होते हैं, तो आपको आईसी में जितने भी आपने एक्शंस लिए हैं या जो टेम्परेरी एक्शंस लिए हैं, तो वो आपको हटाने होते हैं और अपने कस्टमर को बताना होता है कि सर आई गॉट दी रूट कॉज, और उसके बाद मैंने ये वाले जो एक्शंस है इनको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज D6, एंड D7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें आप प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं बताऊं कि मेजरली तीन तरीके के एक्शंस होते हैं: करेक्शंस, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। करेक्शंस होता है जिसमें आप क्विक फिक्स करते हैं, जो आप करेक्ट करते हैं, कि जैसे आग लग रही है तो उसमें अगर पानी डाल दिया तो दैट इज योर करेक्शन। बट उसके बाद जब आप रूट कॉज निकालते हैं देन आप उसको एक्शन जो लेते हैं उसको करेक्टिव एक्शंस कहते हैं। बट प्रिवेंटिव एक्शंस वो लेते हैं, वो होते हैं जो एक्शंस प्रिवेंट करते हैं कि वो रियकर ना हो। कभी जो प्रॉब्लम आई है तो उसमें आप ऐसे एक्शन लेंगे जो कभी भी प्रॉब्लम वो दोबारा आए ना। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज कि जब हम पोटेंशियल कॉजेज निकालते हैं, तो पोटेंशियल कॉजेज में से जो मोस्ट लाइकली कॉजेज होते हैं, उन मोस्ट लाइकली कॉजेज में से जो कॉज जो मोस्ट लाइकली कॉज रूट कॉज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज उस पे जब एक्शन लेते हैं तो दैट इज करेक्टिव एक्शन। बट जो मोस्ट लाइकली कॉजेज और थे वो आज की डेट में रूट कॉज में कन्वर्ट नहीं हुए, बट कभी तो हो सकता है कि वो कॉजेज भी आपके प्रोसेस को इम्पैक्ट करें, तो आपको उनके ऊपर भी एक्शंस लेना है। एंड इन प्रिवेंटिव एक्शंस वी हैव मॉडिफाई द नेसेसरी सिस्टम इंक्लूडिंग पॉलिसीज, की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन ले ले पॉलिसी के चेंज करने के रिस्पेक्ट में कि वो कभी हो ही ना, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट रियकरेंस एंड ऑफ दिस एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स, कि ऐसी प्रॉब्लम होगी बट ऐसी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम भी आगे ना हो, उसके लिए मैं सिस्टमेटिक लेवल पे कोई एक्शन लेना चाहूँ तो मैं उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लूंगा। यानी कि वो एक्शन जिसके बाद रियकरेंस ऑफ दिस या ऐसी किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो make the recommendation of for systematic improvement as necessary and deploy the corrective action taken for the root cause horizontally, for the other hand model customer and plan। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिवेंटिव एक्शन में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज ये कही गई है कि आपने अपने यहाँ तो आज प्रॉब्लम किल कर ली, पर हो सकता है कि ये सेम प्रॉब्लम आपके किसी और लाइन पे भी आ सकती है, या ये सेम बेस्ट प्रैक्टिस जो आपने एक्शन लिया है ये कहीं और भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी और प्लांट में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यू शुड इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ स्टेप्स और दीज काइंड ऑफ एक्शंस इन योर दैट डेली रूटीन प्रैक्टिसेस, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही ना पड़े। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। D8 इज नथिंग बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप लोग उस जो आपने वॉट एवर जो एक्शंस आपने लिए उसको आप एक तो क्लोज करते हो कि भाई प्रॉब्लम खत्म हो गई, बट आप उसको वेरीफाई करते हो। सो इसमें वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने एक्शंस लिए, और यू कैन से व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच वी हैव दैट यू नीड एंड मेंशन ओवर हेयर। तो क्लोजर एंड सेलिब्रेशन इज D8, जिसमें आप लोग ऑफिशियली क्लोज करते हो कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये एक्शंस थे, और ये इसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, और इस डेट में हमने इसको क्लोज कर दिया। सो दोस्तों ये सब है D0 से लेके D8 तक। लेट मी रिकॉल दिस अगेन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज D0 जिसमें हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्शन देखते हैं, D1 जिसमें हम स्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम देखते हैं, D2 जिसमें हम डिफाइन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, एंड D3 इज इसमें हम ICA इंटीरियर कंटेनमेंट एक्शन करते हैं। D4 वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। D5 जिसमें हम डेवलप एंड आइडेंटिफाई करते हैं करेक्टिव एक्शंस के लिए। एंड D5 इज आपका D5 डेवलप एंड डेवलप कर दिया मैंने। D6 जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड D7 जिसमें हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, D8 जिसमें हम क्लोजर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्टेप्स को समझना। बट कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके। देखिए एक बेनिफिट ये है कि हाई परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टीम, सब लोग मिल के साथ में आते हैं और काम करते हैं, तो जब टीम अप्रोच होगा तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो वो सॉल्व होना ही है। तो
80 problem solving team play a key role in their organization by the being empowered to the find the root cause, implement corrective action, prevent any recurrence, recommended process improvement. So this is the team approach. Process excellence, obviously जब आप इसमें इतना कम्युनिकेट करते हो, लर्न करते हो, तो उसमें लेसन लर्न निकलते हैं, उसमें बेस्ट वो निकलते हैं, टीजीआर टीजीडब्ल्यू निकलती है, व्हाट थिंग्स गो रॉन्ग, व्हाट थिंग्स गो बेस्ट और राइट। तो ये सारी चीजें निकलने के बाद आपके प्रोसेस में जो एक्सीलेंस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आती है, that you need to know. And what is important, the important is your customer satisfaction, कि आप इतना करने के बाद आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह गया हो मेरी 8D की इस ट्रेनिंग में, तो आप मुझे प्लीज आस्क मी इन कमेंट, आई एम विल बी हैप्पी टू आंसर दिस। मैं एक कोशिश और करूंगा कि मैं एक जो आज के डेट में किसी का स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसको भी डिफाइन करूं, दैट आई विल कन्वे टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट टिल द टाइम, दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड learn and keep sharing your practices, your keep learning. Thank you so much for watching my full video, एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो और शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लर्न विद संदीप, क्वालिटी विद संदीप, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो इन योर करियर। थैंक यू।